नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कहानी सिल्वर वेडिंग। इस दीर्घ कथा का तीसरा और अंतिम भाग। अभी तक हमने सुना था कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर तो कई नई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले उसके मूल्य कहीं घिसटते चले जा रहे हैं, मिटते चले जा रहे हैं। इसी भाव को लिए हुए इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर बड़ा द्वंद्व है। हालांकि यशोधर बाबू इस बदलाव की स्थिति को जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे जहां अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन ही पैदा कर दे। उनके अपने कुछ उसूल हैं जो उन्होंने अपने गॉडफादर किशनदास से विरासत में प्राप्त किए हैं। हालांकि उनके ये सारे उसूल उनकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं। यशोधर बाबू अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की एज तक पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे उनसे अब तक वे जो भी काम करते आ रहे थे उनसे वह काम न करने के लिए कहें और उनकी सहायता ही कर दिया करे, या ये कहे कि वो ये सारे काम अब न किया करे, बच्चे कर दिया करेंगे। लेकिन बच्चे तो एक दूसरे पर ही सारे काम डालते रहे। जब बच्चों ने अपनी ओर से न कहा तो यशोधर बाबू ने ही कह दिया था बच्चों से। तब बच्चे एक दूसरे से लड़ पड़े कि तू कर दिया कर, तू कर दिया कर। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना बंद कर दिया। बच्चों ने तो एक भी बात और भी कह दी, बाबा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को अर्थात माँ को भी आराम हो जाएगा। और तो और कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए ऊपर से यह भी बोल पड़ा कि नौकर की तनख्वाह बब्बा मैं दे दूंगा। इसके आगे अब हम कहानी शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी हुई। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखता। यह सही है कि वेतन अब तो स्वयं बेटे के भी हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में चला जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके वेतन से तो नहीं जो आप नुक्ताचीनी करे। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवाया जा रहा है, कभी पर्दे लगवाए जा रहे हैं, कभी नया सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ है यह? कोई ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता ये कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ ना करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए तो होगा ना, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर गुनती नहीं है। लेकिन अब वह सुनकर चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉन को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, वाईडी पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे। कोई रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था,
गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है और कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्र का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों चीजें ही, आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डूब के रहे। उनके बच्चों को इसीलिए तो शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों में ही मिक्स करते हैं, जचते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर पार्टी अब भी जारी थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की से सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, अभी अभी गए हैं। हम लोगों क्या सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा, तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल MASAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू का अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, लेकिन वह यह बखूबी समझते हैं कि इसकी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो फिलहाल समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यही नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी बात तो नहीं है, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। अपनी इस सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। तथापि इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार का कर्जा लेकर बगैर किसी धूमधाम के किया, उसके विवाह के 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी 47 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि जिससे ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं।
उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए ना, मेहमान निकले जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को आज उन्होंने लगभग 25 मिनट तक खींच लिया और उसके बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती ही सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधकर ध्यान लगाने बैठ गए। वो यही चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला सा बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें तो किशनदा ही दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी से, जो हुआ होगा से ही मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो कि गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही। हाँ, शुरू शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। हाँ हाँ, अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊं और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार मार कर ना पीना पड़े, वह चाय ही कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में अपनी शंकाएं उठाकर उनका समाधान उनसे करवाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीबी बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है भाऊ। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान चले गए कि नहीं। पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ है। उन्होंने जानना कहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इस बात के सख्त खिलाफ है। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछे पहना रखे जा सकता है कि नहीं। उनकी बेटी बहुत झल्लाई, फिर बोली, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर ही बैठक में आ जाए। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज जाएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है, बताओ उनको। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट। तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली सी हंसी हंसे यशोधर बाबू। भूषण ने सबसे बड़ा पैकेट उठाया और उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए ही लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर इसके ऊपर से गाउन पहना करे। थोड़ा सा ना नुकर करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा बब्बा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित सिल्वर वेडिंग। नए पुराने दो जनरेशन के बीच की गैप को
बताती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।